बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस हमारा सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 4 है, जिसका ओल्ड नेम जो है, पुराना नाम था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, लेकिन अब न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का नाम है सत्ता के नए केंद्र। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है बहुत सारे संगठनों के बारे में, देशों के बारे में, फॉर एन एग्जाम्पल यूरोपीय संघ के बारे में, आसियान, सार्क, साफ्टा, चाइना, और इसमें नए टॉपिक भी जैसे ऐड हुए हैं उन सभी के बारे में। तो हर एक चीज को इस वीडियो में एक ही चैप्टर में, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन डेप्थ पूरे चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और कोई अगर आपका सवाल होता है चैप्टर से संबंधित तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये हमारी आईडी है, और टेलीग्राम ग्रुप को भी जल्दी ज्वाइन कर लेना, नोट्स वगैरह डाउनलोड करने। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोपीय संघ के बारे में। तो यूरोपीय संघ की गठन की प्रक्रिया कैसे हुई, इसको समझेंगे। ये किस तरीके से एक शक्तिशाली संगठन बना, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसकी कमियां हैं, हर एक चीज को इन डेप्थ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, यूरोपीय संघ, ये आप फ्लैग देख सकते हैं, इस तरीके का नीले कलर का इनका फ्लैग है, जिसमें कुछ ये स्टार्स यहाँ पे दिए होते हैं। तो हुआ कुछ यूं, शुरुआत इसकी इस तरीके से होती है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इस वर्ल्ड वॉर के बाद तकरीबन बहुत से यूरोपीय जो देश थे वो काफी कमजोर हो गए थे। तो अब इनको इस स्थिति से निकालने के लिए, इनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अमेरिका के द्वारा एक योजना चलाई गई। अमेरिका ने एक योजना चलाई इन यूरोपीय देशों में, मार्शल योजना। और कब? 1948 में। तो इसी योजना के तहत 1948 में यूरोप में एक यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यानी कि यूरोप में सम्मिलित जितने भी देश हैं वो आपस में आर्थिक सहयोग बनाएंगे, सहयोग करेंगे। उसके लिए 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। इससे क्या हुआ कि जितने भी पश्चिमी यूरोपीय देश थे उन्हें आर्थिक सहायता मिलने लगी, और इसमें जो मुख्य रोल जिसने निभाया वो था अमेरिका। चलो, आर्थिक सहायता मिलने लगी, आर्थिक उनकी जो वृद्धि थी वो थोड़ी थोड़ी होने लगी। अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी खुद की परिषद बनाएं। तो 48 में तो इन्होंने यूरोपीय आर्थिक सहयोग बना लिया। अब इन्होंने 1949 में एक यूरोपीय परिषद बनाई, ताकि जितने भी यूरोपीय देश हैं उनके बीच में बैठ के राजनीतिक जो मसले हैं उनका हल निकाला जाए, और एक सहयोग की शुरुआत। अब चलो, परिषद भी बन गई। अब अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को काफी मजबूत करने के लिए 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की इन्होंने स्थापना की, जहाँ पे सभी देश इकट्ठे होते हैं और आने वाली भावी जो पीढ़ियां होती हैं उनके लिए योजनाएं बनाते हैं, उनको कार्यान्वित करते हैं इस यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, बहुत सारे कारणों की वजह से, जैसे कि चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा था, तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तब इसका जो निर्माण था यूरोपीय संघ का वो काफी तेजी गति से होने लगा। तो हम ये कह सकते हैं सोवियत संघ के विघटन के पश्चात, कुछ ही समय पश्चात 1992 में यूरोपीय संघ पूर्ण तरीके से स्थापित हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी यूरोपीय देश हैं उनमें नए सदस्य देश जो थे वो कई सोवियत संघ के भी थे। अब सोवियत संघ के जो देश इस यूरोपीय संगठन में सम्मिलित हुए, उन्हें इस बात का डर था कि अभी तक हमारी जितनी भी शक्ति थी वो किसके पास थी? सोवियत संघ के पास। अगर हम इसमें यूरोपीय संघ में सम्मिलित होते हैं तो क्या यूरोपीय संघ हमारी शक्ति को छीन लेगा? लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि संगठन का मतलब हो गया कि सभी मिलकर कार्य करें। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं विवाद था। यूरोपीय संघ की गठन की प्रक्रिया कैसी थी? सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कमजोर पड़ गया, आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना, यूरोपीय परिषद की स्थापना, इकोनॉमी कम्युनिटी की स्थापना, विघटन के पश्चात इसकी स्थापना में तेजी। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ जो है, इसमें कुछ देश हो। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत से देश इसमें सम्मिलित हैं। अब इसके झंडे की अगर हम बात करें तो झंडा देखो, सोने के रंग के सितारों का एक घेरा है। ये घेरा क्या दर्शाता है? बेसिकली ये दर्शाता है यूरोपीय देश जो है उन देशों की लोगों की एकता और मेल मिलाप का ये प्रतीक है। अब ये जो 12 सितारे दिए गए, क्योंकि ये 12 की संख्या को वहां पे पारंपरिक रूप से काफी समग्रता और एकता का प्रतीक माना है, इसलिए इसमें ये टोटल 12 जो स्टार्स हैं वो दिए गए हैं। अब इसके सदस्यों की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देखोगे पुराने सदस्य जो हैं इस तरीके से पिंक कलर में हैं, जैसे कि फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रिया है, इटली है, ठीक है, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस। ये सभी इसके पुराने सदस्य हैं। और जब ये
बन चुका था, तो इसके बाद इसमें कुछ नए सदस्य ऐड हुए, जैसे कि एस्टोनिया, लताविया, लिथुनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ऐसे बहुत से देश इसमें सम्मिलित हुए थे। तो इसके झंडे की विशेषताएं, नए पुराने इसके सदस्य कौन है, ये चीज आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि सोवियत, ये जो हमारा यूरोपीय संघ है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो बेसिकली विशेषताओं की अगर हम बात कर लें तो इसने अपना एक खुद का संविधान बनाने की कोशिश तो की थी, लेकिन ये असफल रहा। ये हालांकि इसका नेगेटिव पॉइंट जरूर है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी इन्हें चीज मिली, वो क्या कि इन्हें अपना एक खुद का राष्ट्रीय ध्वज मिला, इन्हें अपना एक खुद का राष्ट्रीय गान मिल गया, इन्होंने बना लिया, इनका एक खुद का अपना स्थापना दिवस है, और इनकी जो मुद्रा है वो यूरो, वर्ल्ड लेवल पर यूएसडी यानी कि डॉलर को टक्कर देने वाली। एक संघ के रूप में इनके पास अपनी स्वयं की एक विदेश नीति है, ये मतलब ये किसी पर निर्भर नहीं है, इनकी स्वयं की विदेश नीति है, सुरक्षा नीति है, और ये कहते हैं कि हम आंतरिक जो अपने यूरोपीय संघ के देश में, मतलब यूरोपीय संघ में जितने भी देश सम्मिलित हैं, उनके आंतरिक मामलों को एक तरीके से अपने आप खुद ही सॉल्व करेंगे, एक ही मुद्रा इसमें चलाएंगे, व्यापार आसानी से करेंगे, इस तरीके से। ये इसकी विशेषता है। शुरुआत में यूरोपीय संघ जो था, इसका जो सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी था, वो लगभग 12,000 अरब डॉलर, एक जीडीपी जो कि 12,000 अरब डॉलर है एक संगठन की, बहुत बड़ी बात होती है। इसकी मुद्रा जो यूरो है, वो आने वाले समय पर अमेरिकी डॉलर के लिए काफी खतरा बन सकती है, और वर्तमान में भी ये काफी बनी हुई भी है। 2016 में ये ऐसा माना जाता है कि ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और इसका जो जीडीपी था, जो सकल घरेलू उत्पाद था, वो पहले कितना था 12,000 अरब डॉलर, लेकिन 2016 में जाके ये 17,000, 5,000 अरब डॉलर, कितना 5,000 अरब डॉलर की बात हो रही है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्होंने इंक्रीज किया, यानी कि इन्होंने विकास किया, जो कि हम कह सकते हैं कि लगभग अमेरिका की जीडीपी के कुछ हद तक बराबर। तो ये सोवियत संघ के बाद जब विघटित हो गया यूरोपीय संघ, मतलब कि मतलब सोवियत संघ विघटित हो गया, उसके बाद यूरोपीय संघ जो बना 1992 में, उसकी क्या क्या विशेषताएं रही, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब इसमें कुछ और चीजें हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यूरोपीय संघ जो है वो विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा अधिक योगदान देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 100% की बात कर लें, तो अगर अमेरिका 10% यहाँ पे योगदान देता है वर्ल्ड ट्रेड में, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड यानी कि विश्व व्यापार में, तो जो यूरोपीय संघ है वो लगभग 30% का यहाँ पे योगदान देता है। ये मैंने सिर्फ अनुमान बताया कि मतलब इतना हो सकता है एग्जाम्पल के लिए, जो कि लगभग वर्ल्ड लेवल पे 22% ग्लोबली ये देता है व्यापार। अगला, विश्व व्यापार संगठन, और भी ऐसे कई अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन हैं जहां पे अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ की बातों को ध्यानपूर्वक सुना जाता है, क्योंकि इसका योगदान इसमें काफी ज्यादा है। यूरोपीय देशों में एक तरीके से साझा कृषि की नीति को अपनाया गया, यानी कि एक साथ मिलकर कृषि करना, इस नीति को अपनाया गया, जिससे क्या हुआ कि वहां के जो देश थे वो खाद्य संसाधन से संपन्न हो गए, और अकाल की स्थिति जो थी वो यहाँ पे खत्म हो गई। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, यूरोपीय संघ की विशेषताएं। आगे समझेंगे कि यूरोपीय संघ की कमियां, लेकिन उससे पहले जो विशेषताएं हैं आप एक बार दोबारा से देख लो, ये सभी हैं इसकी विशेषताएं, ठीक है। के बाद 3 विशेषताएं हैं इसकी यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं कमियां। तो बेसिकली हालांकि इन्होंने अपना संविधान बना लिया, इनकी सुरक्षा नीति, विदेश नीति है इनके पास, लेकिन इनकी जो विदेश नीति है, जो रक्षा नीति है, वो कई बार ऐसा देखा जाता है कुछ देशों में, यूरोपीय संघ के कुछ देशों में एक दूसरे के खिलाफ होती है, क्योंकि कई इसमें विकसित और विकासशील देश भी होते हैं। तो विकसित और विकासशील देशों के लिए एक ही नीति अलग अलग मायने रखती है। ये चीजें यहाँ पे सामने आई। यूरोपीय संघ में कई ऐसे नए सदस्य देश हैं, जो नए सदस्य इसमें शामिल हुए हैं, वो दूसरी तरफ अमेरिकी गठबंधन में सम्मिलित है। तो ये यूरोपीय संघ को कहीं ना कहीं डर सताता है कि अमेरिकी गठबंधन में सम्मिलित होते हुए भी ये हमारे साथ क्यों मिले, ठीक है। तो ये एक कमी है बहुत बड़ी। यूरोपीय संघ के कुछ देश यूरो मुद्रा को मानने से मना करते हैं, वो कहते हैं कि हम इस मुद्रा को ग्लोबली तौर पर इस संगठन में नहीं मानेंगे। इसने अपना संविधान बनाया, जो कि ये नहीं बना पाया। डेनमार्क और स्वीडन, डेनमार्क और स्वीडन,
इन्होंने एक संधि हुई थी यूरोपीय संघ से संबंधित, मासी ट्रिस्ट संधि, इस संधि को नकारने से मना कर दिया, यानी कि मानने से मना कर दिया। अब यूरोपीय मुद्रा जो कि यूरो है, इसे मानने का भी डेनमार्क और स्वीडन इन्होंने ही विरोध किया मुख्यतः, कि हम आपकी जो मुद्रा यूरो नहीं मानेंगे और जो मासी ट्रिस्ट संधि है इसको भी हम नहीं मानेंगे। विदेशी और रक्षा मामलों में काम करने के लिए यूरोपीय संघ की क्षमता जो है वो काफी सीमित है, यानी कि यूरोपीय संघ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर अगर विदेशी मामलों में, रक्षा मामलों में बात करें कि किसी देश में हमला हो रहा है, उसको रक्षा रेंज पे हमला करना है इस तरीके से, तो ये अभी उस हद तक काफी कमजोर है। लेकिन इस मामले में अमेरिका, रसिया, चाइना, ये ऐसी बड़ी बड़ी महाशक्तियां एक तरीके से काफी इस ओर में आगे है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इस तरीके से यूरोपीय संघ का जो हमारा आज का पहला टॉपिक था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया है। उसके बाद इसमें सम्मिलित जो देश थे, झंडे की विशेषताएं, यूरोपीय संघ की क्या क्या यहाँ पे विशेषताएं सामने आती हैं वो सभी हमने समझ ली हैं। ठीक है, फिर यूरोपीय संघ जो है इसकी कुछ कमियां भी हैं, वो कमियां क्या है वो भी हमने यहाँ पे देख ली। अगर अभी भी आपका कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज। चलिए सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा यहाँ पे आ जाता है आसियान। तो आसियान जो है बेसिकली इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इंग्लिश में क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो आसियान में सम्मिलित कुछ देशों को यहाँ पे हम देखते हैं। फॉर एन एग्जांपल, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, मलेशिया दो भागों में, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। ठीक है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, और इसमें अभी और एक दो देश शामिल हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये आसियान का फ्लैग है। आसियान की स्थापना जो है वो 1967 में हुई थी। और कब हुई थी, मतलब कैसे हुई थी? तो बैंकॉक का एक घोषणा पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करके 1967 में इसकी स्थापना हुई। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें कि आसियान का मुख्यालय आखिर कहाँ है, इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया, जकार्ता। ठीक है, ये इंडोनेशिया के भाग हैं, ये जो देख रहे हैं आप टूटे टूटे से, तो ये इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है, यानी कि इंडोनेशिया के राजधानी। संस्थापक देश, जब आसियान की स्थापना हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र पे 1967 में हस्ताक्षर करके, तब इसमें मुख्यतः 5 देश शामिल थे। एक तो इंडोनेशिया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा, एक सेकेंड, दूसरा था इसमें मलेशिया, तो मलेशिया एक यहाँ भाग पे है, एक इस भाग पे है। तीसरा था फिलीपींस जो कि यहाँ पे बसा हुआ है। फिर था यहाँ पे सिंगापुर, सिंगापुर यहाँ पे छोटा सा नीचे दिख रहा होगा आपको। फिर यहाँ पे था ये थाईलैंड। अब इसके बाद में 10 देश और मतलब 5 देश और इसमें शामिल। कौन कौन से? एक हुआ इसमें ब्रूनेई। अब ये ब्रूनेई कहाँ पे है, तो ढूंढते हैं एक बार कहाँ पे है। तो ब्रूनेई जो है आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मलेशिया है। मैं आपको एक बार इसे हटा देता हूँ फिर बड़ा करके। देखो, ये आपको यहाँ पे इंडोनेशिया दिख रहा है, इंडोनेशिया के ऊपर ये यहाँ पे मलेशिया है, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में यहाँ पे ब्रूनेई बसा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद इसमें वियतनाम शामिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये वियतनाम है। फिर लाओस, कंबोडिया, ये इसमें सम्मिलित हो गए। इवन भारत का जो बर्मा है, यानी कि म्यांमार जो है, मतलब भारत के पूर्वी इलाके में संबंधित है, उधर बसा हुआ है, तो वो भी इसमें सम्मिलित हो गया। अब यहाँ पे बारी आती है कि आसियान के संबंध में अहम महत्वपूर्ण बिंदु। तो आसियान के झंडे की अगर हम बात कर रहे हैं, आसियान के झंडे में टोटल यहाँ पे हमें 10 बालियां देखने को मिलती हैं। ये जो आप पीली कलर की बालियां देख रहे हो, ये क्या दर्शाती हैं? ये दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों को इंगित करती हैं और इनकी आपस में मित्रता और एकता के धागे में बंधे होते हैं। अब ये जो वृत्त है इसमें, ये जो वृत्त आप देख रहे हो, ये वृत्त क्या दर्शाता है? आसियान देशों के बीच में जो एकता है वो बनी हुई है, इस चीज को ये दर्शाता है। ठीक है, अगला आता है कि आसियान को आखिर बनाने का उद्देश्य क्या है। तो आसियान में सम्मिलित जितने भी देश हैं, उन सभी देशों का आर्थिक विकास तेज करने के लिए, उनका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास और तेजी से करने के लिए, और ये चाहते थे कि वर्ल्ड लेवल पर कोई ऐसी संस्था बने जो कि वर्ल्ड के कानून या फिर राजनीति को संभाले। ठीक है, तो इन्होंने कानून के शासन को, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों को, इन सभी के आधार पे विश्व में शांति को बढ़ावा देने का इन्होंने प्रयास किया है। आसियान का झंडा, इसका उद्देश्य समझ में आ गया। अगला आ जाता है आसियान शैली क्या है। तो इसी आसियान शैली को आप दो से तीन वर्ड में कहना चाहो तो कह सकते हो कि अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोग मेल मिलाप, यही कहलाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली
अनौपचारिक तरीके से बिना किसी टकराव के जो भी फैसले होते हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। विवादों को आसानी से बातचीत करके सुलझाया जाता है। तो इसी को कहते हैं आसियान की शैली। और आसियान अपनी इसी शैली की वजह से आज एक उभरता हुआ एक संगठन बन चुका है। आसियान विजन 2020 हालांकि अब तो खत्म हो चुका है क्योंकि अब तो 2022 आ चुका है। तो विजन 2020 क्या था, इसका मेन ये था कि जितने भी सम्मिलित देश हैं उन देशों में लोकतंत्र की स्थापना करनी। ठीक है, अभी हम फिलहाल की बात करें तो म्यांमार है, यहाँ पे कभी भी सैनिक शासन या फिर किसी भी तरह का यहाँ पे जो है शासन चलता रहता है। तो यहाँ पे बहुत से प्रयास किए गए कि यहाँ पे लोकतंत्र को स्थापित स्थापित किया जाए। इन देशों की जो अर्थव्यवस्था है, कुल मिलाकर जो आसियान की अर्थव्यवस्था है, उसको विश्व की जो बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके साथ जोड़ना तथा अपना एक मुक्त व्यापार। ठीक है, तो बेसिकली आसियान के बारे में सबसे पहले हमने जाना कि आसियान आखिर है क्या, का नाम क्या है, स्थापना मुख्यालय कहाँ है, पहले कौन से 5 देश सम्मिलित थे, बाद में कौन से 5 देश इसमें सम्मिलित हुए, ये सारी चीजें आपको समझ में आई। फिर आसियान से संबंधित आसियान के झंडे की क्या-क्या विशेषताएं हैं, आसियान के उद्देश्य क्या हैं, आसियान शैली क्या होती है और आसियान विजन 2020, सारे पॉइंट्स बहुत ही इजीली तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया और मैं आशा करता हूँ यूरोपीय संघ, आसियान समझ में आ गया हो। अभी आसियान से संबंधित यहाँ पे आपको और भी पॉइंट देखने को मिलेंगे। अब आते हैं यहाँ पे आसियान से संबंधित शिखर सम्मेलन। तो याद रखना आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला, दूसरा और आखिरी। तो देखो पहला जो है वो हुआ था 23-24 फरवरी 1976 को और कहाँ पे, इंडोनेशिया के बाली में। और यहाँ पे जो मेजबान नेता थे, होस्ट लीडर थे, उनका नाम था राष्ट्रपति सुहार्तो। दूसरा इनका सम्मेलन हुआ था 4-5 अगस्त को 1970 मलेशिया कुआलालंपुर। ठीक है, प्रधानमंत्री टुन हुसैन ओन ये इसके होस्ट लीडर थे। अब यहाँ पे 2019 का आएगा 35वां। तो अक्टूबर नवंबर 2019 में हुआ था थाईलैंड में। और इसके बारे में मेरे को कोई ज़्यादा नॉलेज वैसे मिली नहीं, मैंने बहुत सारी साइट्स को खोला, लेकिन इसके बारे में ये मुझे समझ नहीं आया कि इसका होस्ट लीडर आखिर कौन था। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है पहला, दूसरा और 35वां ये कहाँ पे हुए थे इस बार। ठीक है, याद रखें। अब हम यहाँ पे समझते हैं आसियान के 3 स्तंभ। तो बेसिकली आसियान ने अपने आर्थिक सामाजिक विकास के लिए इसने अपने 2003 में 3 स्तंभ बनाए। कौन कौन से? इसने सबसे पहला स्तंभ बनाया अपना आर्थिक। क्या कहा इसने? आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में आपस में एक दूसरे के लिए इन सभी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसे हम कहते हैं FTA, फ्री ट्रेड एरिया या फिर एग्रीमेंट, कुछ भी कह सकते हैं। तो इन्होंने इस पर ध्यान दिया और इसे बनाया जिससे कि फ्री में बिना किसी टैक्स के निवेश, श्रम और सेवाएं ये सभी आसानी से चल सके। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ में आसियान जो है संगठन में इसके संबंध है। हालांकि आसियान जो है वो यूरोपीय संघ, अमेरिका इन सभी से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन हाँ इसकी जो विकास की गति है वो बहुत तेज है। ठीक है, आर्थिक सहयोग की नीति जो है इन्होंने अपने देशों के बीच में अपनाई, जिसको अपनाकर ये आपस में सूचना, तकनीक, आर्थिक स्थिति से संबंधित जितनी भी जानकारी है उन सभी का आदान प्रदान आसानी तरीके से करते हैं। उसके बाद 2003 तक आसियान ने अपने हर एक देश में शांति, निष्पक्षता, सहयोग, हस्तक्षेप इन सभी को बढ़ावा दिया। यानी कि आसियान में सम्मिलित जितने भी देश हैं इन्होंने 2003 तक अपने देशों में शांति को, निष्पक्षता को, सहयोग को, हस्तक्षेप को, ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया है। जिससे क्या हुआ है कि राष्ट्र जो है उनका इस आसियान पर काफी भरोसा बढ़ गया है और ये एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हैं और अपनी वचनबद्धता को यहाँ पे जाहिर करते हैं कि वो कभी भी किसी भी दूसरे देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वगैरह में कभी भी अपनी उलझन नहीं लाएंगे। तो आसियान के 3 स्तंभों में सबसे पहला था हमारा आर्थिक। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला अगला समझते हैं। अब इसमें आ जाता है अगला पॉइंट जो कि हमारा सैनिक। तो उसने सैनिक के संबंध में क्या किया? तो सैनिक संबंध में हमारा यहाँ पे मतलब कि जितने भी देश इसमें सम्मिलित हैं वो क्या करते हैं कि आपस में शांति सहयोग बनाए रखने के लिए, भावनात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए जो विवाद होते हैं उसको बातचीत करके एक बैठक बुला के आसानी से हल कर देते हैं। जैसे कि 1980 के दशक में
लाओस, कंबोडिया, आसियान के देशों के मदद की वजह से यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की गई और फिर बाद में इन्हें भी आसियान में भी सम्मिलित कर लिया। आसियान के सदस्य देश जो हैं, इन्होंने 2017 में म्यांमार में सैनिक शासन की समाप्ति की और लोकतंत्र की यहाँ पे स्थापना कर दी। तो बेसिकली आसियान का जो सैनिक स्तंभ है, इसने बहुत से देशों में सैनिक शासन, राजतंत्र वगैरह समाप्त करके वहां पर लोकतंत्र को कायम करने में मदद की। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्तंभ, सैनिक। इस सैनिक स्तंभ के अंतर्गत ही आसियान क्षेत्रीय मंच 1994 इसकी स्थापना की गई। इसमें क्या कहा गया था? इसमें यह कहा गया कि आसियान में देश, आसियान संगठन में जितने भी सम्मिलित देश हैं, वो देश एक दूसरे की सुरक्षा और विदेश नीतियों के साथ में तालमेल बनाएंगे और अपना सहयोग देंगे। सबसे आखिरी आ जाता है यहाँ पे सांस्कृतिक। अब इसका मतलब क्या है? तो आसियान में सम्मिलित जितने भी देश हैं, वो क्या करेंगे? एक दूसरे की संस्कृति का सदैव सम्मान करेंगे, एक दूसरे की संस्कृति को बढ़ावा देंगे, कभी भी इस पर विवाद नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये है इसका सांस्कृतिक स्तंभ। आई होप समझ गए होंगे। तो आसियान के 3 स्तंभों में सबसे पहले हमने क्या देखा? आर्थिक, उसके बाद सेकंड हमने देखा सैनिक, एंड देन लास्ट सांस्कृतिक। तो आसियान कंप्लीट हो गया। अब भारत और आसियान के बीच में कैसे संबंध रहे, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में भारत जो था, इसने आसियान पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शुरुआती दौर में हम सभी को पता है कोई भी संगठन तेजी से विकसित होता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जो आसियान है वो और ज्यादा विकसित होता चला गया, तो इसकी महत्वता बढ़ने लगी। भारत को भी यह एहसास हुआ कि हमें आसियान देशों के साथ में मिलकर कुछ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहिए, अपने संबंध से अच्छे करने। तो इन्होंने क्या किया? संबंध सुधारने के दिशा में पहला कदम ये उठाया कि व्यापार बढ़ाने के प्रयास, यानी कि आसियान के साथ में भारत चाहता था अपने व्यापार को बढ़ाए। भारत ने व्यापार को बढ़ाते हुए क्या किया कि आसियान के 2 देश, एक है सिंगापुर और एक है थाईलैंड, इनके साथ में मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड करने का एक सौदा किया, यानी कि व्यापार में आपके साथ हम व्यापार करेंगे तो हमें कोई टैक्स इस पे नहीं चाहिए, और एक मुक्त व्यापार समझौता इन्होंने कर दिया। भारत जो है वो आसियान शिखर सम्मेलन 2002 से लगातार आयोजित करता आ रहा है। साथ ही साथ 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई, यानी कि 2010 में क्या हुआ? 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी कि आसियान में सम्मिलित जितने भी देश हैं, उसके साथ भारत का मुक्त व्यापार रहेगा, ये व्यवस्था लागू की गई 2010 में। फिर यहाँ पे आसियान के साथ साथ भारत का जो व्यापार था, वो जो कि 2016 में लगभग 65 अरब डॉलर था, वो 2016-17 में मात्र अगले ही 1 वर्ष के बाद 70 अरब हो गया, यानी कि 5 अरब डॉलर इसके व्यापार में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, जब से आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र की घोषणा की गई। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसियान के साथ अपने संबंधों को स्थापित करने के लिए पूरब के लिए कुछ करों का नारा दिया है, क्योंकि हमें पता है कि आसियान जो है, आसियान संगठन में सम्मिलित देश भारत के पूर्व में स्थित है। फॉर एग्जाम्पल म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सभी, और भी बाकी सब थोड़ा नीचे से आ जाते हैं महाद्वीप टाइप में। ठीक है, तो इन सभी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक नीति चलाई, पूरब के लिए कुछ करो का नारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि भारत और आसियान के संबंध कैसे हैं। तो बेसिकली आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक था, भारत और आसियान, और ये मतलब पहले आसियान के बारे में, और उसके बाद ये आसियान के बारे में हमने सारी चीजें समझ ली। आसियान की फुल फॉर्म क्या है, स्थापना, मुख्यालय, पहले संस्थापक 5 देश कौन थे, बाद में कौन से 5 देश में शामिल हुए, आसियान के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, आसियान के झंडे की विशेषता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, आसियान शैली क्या है, और आसियान विजन 2020 क्या था। इसके शिखर सम्मेलन पहला, दूसरा और 35वां याद रखना है। साथ ही साथ आसियान के 3 स्तंभों में सबसे पहले आर्थिक स्तंभ हमने समझा, फिर हमने इसका सांस्कृतिक, सैनिक, ये स्तंभ हमने समझे, एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कि भारत और आसियान के संबंध कैसे हैं, ये सभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर। अगर हम इस चीज का अनुमान लगाएं कि भारत और आसियान अगर ये दोनों मिलकर भविष्य में इस तरीके से कार्य करते रहेंगे, तो हो सकता है कि भारत और आसियान मिलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आसियान और भारत मिलकर अगर अपना व्यापार करते रहे, मिलकर
प्रक्रियाएं योजनाएं बनाते रहे तो आने वाले टाइम पे भारत एक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो भारत आसियान के संबंध के बारे में ये टॉपिक था। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब हमारा यहाँ पे सबसे अगला और बहुत बड़ा टॉपिक आता है जो कि है चीन के बारे में। तो समझते हैं भाई चीन आखिर है क्या। तो चीन जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, चीन इंडिया के बॉर्डर के ऊपर ही है। ठीक है, कई राज्यों की चीन के साथ सीमाएं भी लगती हैं। ये चीन का फ्लैग है जो कि इस रेड कलर का है, जिसमें एक बड़ा स्टार है और उसके आसपास कुछ ये 4 छोटे-छोटे से स्टार्स हमें देखने को मिलते हैं। चीन जो है वो एशिया के दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट यहाँ पर स्थित है। राजधानी अगर हम बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे आपको राजधानी दिखाने की कोशिश करूँगा। बीजिंग राजधानी वैसे यहाँ पे दिख नहीं रही है मुझे। चलिए याद रखिएगा, राजधानी इसकी बीजिंग और इसके प्रधानमंत्री हैं ले केकियांग। यहाँ की जो आबादी है वो अधिकतर कैसी आबादी है, बौद्ध आबादी है। ठीक है, लगभग 18.2%। चीन के जो लोग हैं वो अपनी मातृभाषा चीन में इसे क्या कहते हैं, चंगक्यू। और बेसिकली चीन जो है इसका उल्लेख महाभारत, मनुस्मृति, ललित विस्तार ऐसे बहुत से पौराणिक ग्रंथ है जिसमें इसका विस्तार मिलता है। इसीलिए इसका महत्व भी इतिहास में काफी ज्यादा माना जाता है। तो देखो यूरोपीय संघ आसियान तो आपको अच्छे समझ में आ गया। अब चीन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो ध्यान से समझते चलना। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट आप याद रख लेना चीन के बारे में जो कि मैंने आपको समझा दिया। आइए चीन के शुरुआती दौर को समझते हैं। तो चीन का शुरुआती दौर कुछ इस तरीके था कि 1 अक्टूबर 1949 को चीन में चीनी क्रांति हुई और इस चीनी क्रांति ने चीन में जो साम्यवाद फैला हुआ था उस साम्यवाद मतलब कि जो पूंजीवाद फैला हुआ था सॉरी, उसको खत्म कर दिया और साम्यवाद जो था उसको स्थापित किया। ठीक है, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जब भारत को आजादी मिली ब्रिटिश शासन से, ठीक उसके 2 साल बाद चीन को पूंजीवादी शासन से यानी कि जो माओवादी थे उनसे भी छूट मिल गई। ठीक है, चीनी क्रांति के बाद साम्यवाद की यहाँ पे स्थापना हो। अब जब साम्यवाद की स्थापना हुई तो इन्होंने क्या किया कि विकास के लिए जो पूंजी थी उन्होंने क्या किया, सबसे अहम रास्ता अपनाया उद्योग। क्योंकि विकास के लिए उन्होंने क्या किया कि उद्योग के विकास पर ज्यादा बल दिया। फिर ये जो भी पहले माल को आयात करते थे, ठीक है, उसको क्या करने लगे, अब ये घरेलू स्तर पर यानी कि स्वयं ही बनाने लगे। इससे रोजगार भी बढ़ता है। ठीक है, इनकी एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो भी बढ़ती है और मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको किसी भी चीज की मार नहीं झेलनी पड़ती। ठीक है, एक मजबूत औद्योगिक इनकी अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई क्योंकि ना तो इन्हें किसी से कच्चा माल लेना है ना ही तो किसी को निर्यात करना है। खुद पहले उतना बनाया जितना खुद को चाहिए, कंज्यूम किया, बस इतना ही तक। तो इससे क्या हुआ, एक मजबूत औद्योगिक आर्थिक व्यवस्था इनकी बन गई। लेकिन इनका अपना कोई विदेशी व्यापार नहीं था, इसलिए इनके प्रति व्यक्ति आय में कमी हो रही। चीन में एक अहम बात ये देखने को मिलती है कि चीन के जो नागरिक हैं उनको अधिकतर शिक्षित किया जाता है, उन्हें शिक्षा अधिकतर दी जाती है, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, ये सभी प्रदान किए गए थे। तो इन सभी की वजह से इनका विकास काफी तेजी से हो रहा था। अब विकास तो हो रहा था लेकिन यहाँ पे एक ब्लू फॉल्ट आता है, निगेटिव पॉइंट आता है कि इनके अर्थव्यवस्था के विकास होने के साथ साथ जनसंख्या का विकास भी उतना ही हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अर्थव्यवस्था का विकास अगर 5 से 6% हुआ है तो जनसंख्या का विकास भी उतना ही हुआ, जिसकी वजह से विकास अर्थव्यवस्था का गतिरोध। तो तरीके से शुरुआती दौर में इनका विकास, गतिरोध होना, विकास करना, गतिरोध होना, ये बना। अब आता है कि चीन की अर्थव्यवस्था एक तरीके से पूर्ण तरीके से कैसे विकसित हुई। तो देखो चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक पहले पूरी तरीके से योजना बनाई। उस योजना बनाने के बाद एक चरण से उसको खोला। इसने 1972 में अपना एकांतवास खत्म कर दिया। 1973 में यहाँ के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। इन्होंने 4 प्रस्ताव रखे। कौन से? कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी। इन क्षेत्रों का हमें आधुनिकीकरण करना चाहिए, जो कि बाद में चीन ने किए भी थे इन्हीं प्रस्ताव को मानते हुए। 1978 में खुले द्वार की चीन ने नीति अपनाई। तो यहाँ के तत्कालीन नेता थे देंग शाओपिंग। इन्होंने चीन में आर्थिक सुधार,
और खुले द्वार की नीति की घोषणा की, जिससे कि बहुत सी विदेशी कंपनियां चीन में आई, इनसे व्यापार किया। एक तरीके से चीन ने खुले द्वार की नीति के तहत बाजार मूलक जो अर्थव्यवस्था है इसको अपना लिया और इसका विकास भी तेजी से होने लगा। 1982 में इसने क्या किया, खेती का निजीकरण कर दिया और उद्योगों का निजीकरण कर दिया। यानी कि 1982 में चीन ने सार्वजनिक जो कृषि थी, जो कि इसने शुरुआती दौर में अपनाई थी, जब 1 अक्टूबर 1948 को साम्यवाद अपनाया गया था चीनी क्रांति के बाद, तब इसने सार्वजनिक कृषि अपनाई थी। लेकिन फिर इसने 1982 में सार्वजनिक कृषि को समाप्त कर दिया, क्योंकि इसे पता चल गया कि यदि कृषि का हम निजीकरण कर देंगे तो निजी तौर पे अपने हित के लिए जो मालिक रहेंगे, वो लोग मालिक लोग अपना व्यापार अधिक से करेंगे, मुनाफा मतलब कि उत्पादन अधिक करेंगे, तो हमें टैक्स भी अधिक मिलेगा। इसलिए इसने खेती और उद्योग इन सभी का निजीकरण कर दिया। इसने कई ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्रों से कुछ अवरोध हटा दिए, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे विदेशी कंपनियां आकर अपना निवेश उद्यम लगा सकें, ऐसे क्षेत्रों में से जो व्यापारिक अवरोध हैं उनको हटा दिया कि आप यहाँ पे आओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपना यहाँ पे व्यापार या निवेश जो भी करना है कर सकते हो। तो एक तरीके से विदेशी लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ना शुरू कर दिया, जिससे इसका विकास और तेजी से होता है। अब यहाँ पे एक चीज और सामने आई कि चीन ने खुद पूरी दुनिया से अलग होकर चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था में, यानी कि चीन ने क्या किया कि पूरी दुनिया से अलग होकर अपने लिए एक उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया एक तरीके। फिर आगे यहाँ पे कुछ और विशेषताएं आ जाती हैं। सार्वजनिक कृषि की समाप्ति, ये अभी हमने समझ ही लिया था। इन्होंने क्या किया कि व्यापार के लिए कुछ नए और कानून बनाए। फॉर एग्जाम्पल सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये ऐसा जोन था जहाँ पे विदेशी उद्यम वगैरह लगाए जा सके। चीन के पास अब एक बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा रिजर्व है, जिससे ये किसी भी देश में निवेश कर सकता है आसानी से। चीन को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त है, जिसकी वजह से वीटो पावर भी है। तो जब भी यूएनओ में वर्ल्ड लेवल पर किसी देश के बीच में अगर कुछ कार्य करना है या कोई फैसला लेना है वर्ल्ड लेवल पे, तो कई बार जो 5 इसमें सदस्य देश शामिल हैं, आप इसे चैप्टर 6 में पढ़ोगे यूएनओ वाले में, कि सुरक्षा परिषद में जो सुधार की आवश्यकता है वो क्या है और ये कैसे की जा सकती है। तो इसे वो वीटो शक्ति भी प्राप्त है, जो कि वर्ल्ड लेवल पर सिर्फ 5 देशों को ही प्राप्त है। और किसकी सहायता से? 26 अक्टूबर 1971 में अमेरिका की सहायता। अब इसे डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी विश्व व्यापार संगठन की भी सदस्यता प्राप्त है। तो सदस्यता प्राप्ति के बाद चीन ने क्या किया है कि विश्व के जितने भी देश थे उनके साथ ये व्यापार करने लगा। इसने अपने संसाधनों का निजीकरण कर दिया, बैंकिंग, पर्यटन, संचार, इन सभी का निजीकरण कर दिया, जिससे कि सरकार अपने काम को मतलब कि अपने ध्यान को दूसरी जगह शिफ्ट करके देश के विकास में लगा सकी, क्योंकि जब निजीकरण कर दिया है तो अब तो वो उस मालिक की जिम्मेदारी है, बस सरकार को उनसे टैक्स मिलता रहेगा, बात खत्म। तो इस तरीके से चीन की अर्थव्यवस्था जो थी उसका विकास होता चला। अब चीन ने ये जो अपनी अर्थव्यवस्था अपनाई, तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चीन ने जब ये अर्थव्यवस्था अपनाई तो इसके परिणाम क्या निकले? तो चीन के द्वारा अपनाई गई उदारवादी अर्थव्यवस्था के परिणाम, सबसे पहला, चीन जो है वो वर्तमान में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है, जो कि बहुत तेजी से विकास कर रहा है। चीन की अगर हम बात कर लें तो चीन ने जब से विदेशी व्यापारियों के लिए अपने बाजारों को खोला है, तब से ऐसे इंटरनेशनल जो मुद्रा है वो मिलने लगी है, जिसका लाभ उठाते हुए अपने व्यापार को और तेजी से विकसित कर रहा है। एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में, पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा व्यापारिक देश चीन है। विश्व में लगभग 80% इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो केवल और केवल अकेले चीन निर्यात करता है। चीन जो है, अगर वैश्विक लेवल पर 100 देश हैं, 100 देशों में अगर 100 गैजेट, 100 इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूज हो रहा है, तो उसमें से उन 100 देशों को जो 80% इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो कहाँ से गया है? चाइना से गया है। तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में चीन जो वो बहुत ही ज्यादा आगे निकल। चीन दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात सीमेंट उत्पादक है, यानी कि इस्पात का और सीमेंट, इन दोनों का ही उत्पादक सबसे बड़ा देश माना जाता है। साथ ही साथ चीन का दुनिया के सबसे बड़े बड़े संगठन, फॉर एग्जाम्पल G8, G20, WTO, सुरक्षा परिषद, इन सभी की इसे सदस्यता भी प्राप्त है, यानी कि इसके साथ में इसके गठबंधन। ऐसा अनुमान लगाया जाता है
कि वर्तमान में जिस तरीके से चीन अभी विकास कर रहा है, तो अगर ये 2040 तक इसी तरीके से विकास करता रहा, तो वर्तमान की जो सबसे बड़ी महाशक्ति है अमेरिका, चीन 2040 तक उसे भी पीछे कर देगा, अगर जिस तरीके से ये वर्तमान में विकास कर रहा है वैसे ही करता है। तो ये है चीन की अतिवादी व्यवस्था के परिणाम सकारात्मक। अब इस व्यवस्था के कुछ नकारात्मक परिणाम भी हुए होंगे। क्या है नकारात्मक परिणाम? तो समझिए, जब चीन ने इस व्यवस्था को अपनाया, तो बेसिकली यहाँ पे बेरोजगारी में वृद्धि हो गई तथा महिलाओं को कार्य करने की स्थिति काफी दयनीय हो गई। लगभग 10 करोड़ लोग बेरोजगार थे। अब एक चीज आप ये समझो कि जितने भी बड़ी-बड़ी कंपनियां आई, इसने क्या किया? छोटे-छोटे घरेलू उद्योगों को खत्म कर दिया। बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। इवन महिलाओं को काम करना पड़ा और महिलाओं को ऐसी स्थिति, फॉर एग्जाम्पल वो गर्भवती हैं या फिर वो स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, तो भी उन्हें काम करना पड़ता था। और एक अनुमान के अनुसार, सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 10 करोड़ लोग बेरोजगार थे। आर्थिक असमानता। विदेशी कंपनियों के आने की वजह से जो कुटीर उद्योग थे वो खत्म हो गए, यानी कि छोटे-छोटे उद्योग खत्म हो गए। तो अब एक बहुत बड़ा तबका, एक वो तबका जो डेली का 10 लाख रुपए कमाता है, ठीक है? एक वो तबका जिसके पास एक दिन की एक टाइम की रोटी भी नहीं है। तो ऐसी एक बहुत बड़ी आर्थिक असमानता बढ़ती चली गई। आगे उद्योगों की स्थापना के कारण जितने उद्योग लगे, उन सभी की वजह से पर्यावरण काफी प्रदूषित होने लगा। राजनीतिक लोगों के द्वारा इन सभी के लिए भ्रष्टाचार भी किया जाने लगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी। ठीक है? किस तौर पर? राजनीतिक तौर। तो ये चीन द्वारा अपनाई गई अर्थव्यवस्था के नकारात्मक परिणाम। तो गाइस, चीन टॉपिक के बारे में जो पॉइंट्स मैंने अभी तक आपको समझाए हैं, आशा करता हूँ कि आप सभी को हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हमने चीन के बारे में देखा, नॉर्मल जो सामान्य परिचय उसके बारे में। तो चीन जब आज़ाद हुआ, आज़ादी होने के पश्चात उसने क्या-क्या अपनाया जिससे कि वो विकास करने लगा। और जब वो विकास कम होने लगा उसका, तो उसने उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाई, उसको किस तरीके से अपनाया और इसके क्या-क्या यहाँ पे इसको परिणाम देखने को मिले, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हमने देख लिए। और देन सबसे आखिरी कि इसकी अर्थव्यवस्था में कुछ नकारात्मक पहलू भी सामने निकल के आए थे, जो कि हमने यहाँ पे देखे। ठीक है? तो चीन का टॉपिक खत्म। अब भारत और चीन के संबंधों की हम बात करें। तो बेसिकली देखो, भारत और चीन के संबंध, भारत और चीन, बेसिकली इन दोनों के इतिहास में समानता देखी गई थी। कैसे इतिहास में समानता? कि दोनों ही एक दूसरे को उतना नहीं जानते थे, जिसकी वजह से इनके संबंध भी खराब नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, ये ए बंदा है और एक ये बी बंदा है, ये दोनों जब एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो इनके संबंध कैसे खराब होंगे? जब ये एक दूसरे को जानेंगे तभी ना संबंध खराब होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को पहले इतना नहीं जानते थे जितना वर्तमान में अभी कंट्रोवर्शियल चल रहा है वैसा। ठीक है? तो संबंध कभी खराब ही नहीं हुए। कुछ समय के लिए तो चीन के लिए भारत ने, या और भारत ने चीन के लिए चीनी हिंदी भाई भाई इसका नारा भी दिया था, जो कि काफी लोकप्रिय हो। लेकिन ये सभी एक तरीके से ध्वस्त हुए और कुछ विवाद बने। विवाद कब बने? विवाद बना 1961 का भारत चीन युद्ध। कैसा? सॉरी, 1962 है। ठीक है? भारत के द्वारा जब दलाई लामा को 1959 में शरण दी गई भारत में, तो चाइना ने ये भारत पे आरोप लगाया कि उसने भारत और चाइना के बीच तो पंचशील समझौता है इसका उल्लंघन किया है, जिसके बाद 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया। 1961-62 सीमा विवाद, फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र से चीन और सीमा विवाद, ये बहुत बड़े इसके कारण है कि इसके संबंध काफी खराब। और यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाते हैं कि 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया, तो चीन ने यूएनओ में इसे चीन के लिए एक खतरा ठहराया। ठीक है? और ये कहा कि भारत को ये नहीं करना चाहिए था, विश्व की शांति के लिए खतरा बन सकता। तो भारत और चीन के संबंध में पहले तो संबंध कैसे भी नहीं थे, फिर धीरे-धीरे जब शुरुआत हुई संबंधों की, तो इसके संबंध काफी खराब रहे। अब संबंधों को सुधारने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए। फॉर एग्जाम्पल कि 1981 में भारत और चीन ने, इनके बीच में जो 3-4 प्रकार के सीमा विवाद है, इन सभी को सुलझाने के लिए एक वार्ताओं की श्रृंखला मतलब कि आओ आपस में मिलकर बैठ के बात करेंगे और जो समस्या है उनको सुलझाएंगे। तो इस श्रृंखला की इन्होंने शुरुआत की। विवादों को सुलझाने के लिए विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला किया, यानी कि इन्होंने कहा कि हम विवादों को सुलझाएंगे और वर्ल्ड लेवल पर जो ऊर्जा है, एनर्जी है,
उससे संबंधित हम अपना एक सौदा कर लेते हैं। इन्होंने सौदा कर लिया। भारत और चीन के बीच विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन, यानी कि बेसिकली देखो भारत हो गया, चीन हो गया, इसके बीच में जो विवाद चलते रहते हैं, इन सभी को देखते हुए विश्व व्यापार संगठन और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठन जो है, इनके अधिकारी भारत की दिल्ली और चीन की राजधानी बीजिंग, इनका दौरा करते रहते हैं कि आखिर यहाँ पे स्थिति कैसी चल रही है। ठीक है। दिसंबर 1998 में राजीव गांधी जी के द्वारा जब चीन का दौरा किया गया, तो राजीव गांधी ने ये आश्वासन दिलाया कि हम विवादों को टालने के लिए, टकराव को रोकने के लिए, सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए एक साझा रणनीति अपनाएंगे। तो उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी राजीव गांधी जी की बात को माना। तो इस कड़ी में, संबंधों को सुधारने की कड़ी में, ये हमारा पहला कदम। हालांकि शुरुआत तो 1981 से ही हो चुकी थी। ठीक है। इन दो देशों ने मिलकर आपस में सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान, तकनीक, व्यापार, इन सभी के लिए अपनी अपनी सीमाओं पर 4 पोस्ट खोलने का सौदा किया, जिससे कि व्यापार, आदान प्रदान, हर एक चीज आसानी से की जा सके। परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी, यानी कि बेसिकली एक तरीके से ये देखा गया कि भारत और चीन ने अपने देशों के परिवहन और संचार मार्गों की बढ़ोतरी के लिए एक समान आर्थिक हित को यहाँ पे बढ़ावा देने का प्रयास किया है। तो ये हैं भारत और चीन के संबंध। अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो एक दो संबंध आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। 1999 में भारत और चीन का व्यापार लगभग 30% इस दर से सालाना बढ़ता चला आ रहा है। 1992 में जहां भारत का व्यापार चीन के साथ में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर था, वहीं ये 2017 में जाके 84 अरब, यानी कि इससे ठीक 2 गुना, इवन कहें तो 1.5 गुना हो गया। और कितने वर्षों के अंतराल में? मात्र 30 वर्षों के अंतराल में। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? आपस में द्विपक्षीय व्यापार, यानी कि बेसिकली द्विपक्षीय व्यापार दोनों तरफ के पक्ष का। चीन के राष्ट्रपति जिनका नाम था शी जिनपिंग, इन्होंने 2014 में जब भारत का दौरा किया, तब इनका भारत में अच्छे सम्मान किया गया, बातचीत की गई। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री चीन गए, तो उनका भी आदर किया गया और यहाँ पे कुछ समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। तो देखो बेसिकली इस चैप्टर के जितने भी हमारे आज के टॉपिक थे, ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारा था यूरोपीय संघ, इसको हमने इन डेप्थ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लिया है। फिर हमारा यहाँ पे दूसरा टॉपिक था आसियान, इस टॉपिक को भी हमने इन डेप्थ बहुत तरीके से समझ लिया, अच्छे तरीके से। और सबसे आखिरी हमारा आज का पॉइंट था चाइना। चाइना के बारे में हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे अच्छे से गेन कर लिया। तो आज का हमारा जो टॉपिक था सत्ता के नए खेल, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज आपको बता देता हूँ, आपके इस चैप्टर में कुछ न्यू टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नए टॉपिक में आपका आ जाता है ब्रिक्स, इजराइल, जापान और दक्षिणी कोरिया। तो बेसिकली ये क्या है? ये न्यू एडेड टॉपिक है। तो इनके लिए मैं आपके लिए एक अलग से इसकी एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें हर एक टॉपिक को इन डेप्थ, जैसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक इसी तरीके से अगली वीडियो में भी हम इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आपको सिर्फ 2 से 3 चीजें करनी है। सबसे पहला, वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।